नमस्कार। मुकाबला में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। चुनाव का वक्त है और ये वो भी वक्त है जब अक्सर चुनाव प्रक्रिया की सफाई के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया अगर दूषित है तो उसका सीधा सा असर ये होता है कि आपकी जो लोकतंत्र है उस पर असर पड़ता है। और लोकतंत्र कोई एकेडमिक शब्द नहीं है, ये वो चीज़ है जो रोज़मर्रा की आपकी ज़िंदगी पर असर डालता है, क्योंकि सरकारें जो हैं, आपके नेता जो हैं, जो मंत्री हैं, वो फैसले लेते हैं, उन फैसलों का असर आपकी ज़िंदगी पर पड़ता है। तो ये वक्त है जब हम चुनाव प्रक्रिया की सफाई के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब इस पर हम बात कर रहे हैं। इस पर एक्टिविस्ट लगातार बात करते रहे, कोशिशें करते रहे, इस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और फैसले आते रहे, इसमें चुनाव आयोग के आदेश आते रहे, लेकिन तो भी कहीं ना कहीं वो सारी बातें आकर एक जगह रुक जाती हैं। और वो एक जगह जो है वो है राजनीतिक पार्टियां। और इसको देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों की मंशा ही नहीं है कि चुनाव की प्रक्रिया साफ सुथरी हो। तो यही आज मुकाबला में हमारी चर्चा का विषय है। आपको हम सबसे पहले मिलवा देते हैं अपने जो खास मेहमान हैं उनसे। यहाँ पर दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ अजय कुमार हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। शाहिद सिद्दीकी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अपर्णा लाल हैं हमारे साथ, जो कि रिसर्चर हैं एडीआर इंडिया के साथ, और काफ़ी कुछ इस पर इन्होंने रिसर्च किया है। सुधांशु मित्तल भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, नेता हैं बीजेपी के। और ये सब हमें बताएंगे कि आखिर समस्या क्यों है इतनी ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों को। सबसे पहले अपर्णा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने इतने दिनों में देखा है, काफ़ी कुछ हुआ है, बहुत सारे कदम लिए गए, लेकिन आज तक आपको एक बार भी ऐसा लगा है कि खुद से किसी भी पार्टी ने कोई ऐसा कदम लिया हो जिससे चुनाव की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट हो जाए, पारदर्शी हो जाए, साफ सुथरी हो जाए? क्या हमेशा ही कोर्ट्स को या फिर चुनाव आयोग को इसको लागू करना पड़ता है? आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि ये जो राजनीतिक अपराधीकरण का मामला है वो बहुत गंभीर हो चुका है। इससे पहले कि मैं आपको इसका जवाब दूं कि उन्होंने किया है पार्टियों ने या नहीं किया है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो गंभीरता कितनी गहराई तक पहुंच चुकी है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगी। अगर आप देखेंगे अभी वर्तमान में जो हमारे देश में जो एमपीज हैं उसमें से 34% है उनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, जिसमें से 22% के ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं। और जब मैं गंभीर बता रही हूँ तो इसका मतलब है हत्या का प्रयास, किडनैपिंग, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, डकैती, रॉबरी, इस टाइप की सारी चीज़ें। और एमएलएज की जो हालत है वो भी अनफॉर्चुनेट है, पर वो भी कुछ बहुत अच्छी नहीं है। जो टोटल एमएलएज हैं जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं वो हैं 31%, जिसमें से 20% के ऊपर जो है वो गंभीर आपराधिक मामले हैं। और अगर आप 5 जो जिस स्टेट में अभी इलेक्शन होने वाले हैं उनकी बात करें तो वहाँ पे भी जो सिनारियो है वो बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप यूपी की बात करती हैं तो अभी वर्तमान में यूपी में 45% जो एमएलए हैं, लगभग आधे, उनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, जिसमें से 21% के ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं। भयंकर, मतलब ये जो समस्या है बहुत बड़ी है। लेकिन ये अपराध वाला जो मामला है वो सिर्फ एक एस्पेक्ट है। यहाँ पर जहाँ तक पैसों का सवाल है वो फाइनेंशियल क्लैरिटी भी नहीं है, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो इस पे मैं बताऊंगी कि हमसे जब भी ये पूछा जाता है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही है, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि ये तो गवर्नमेंट का काम है। लॉ कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाता है। तो हमारा यही जवाब है कि जो पॉलिटिकल विल पावर है उसकी कमी है। राजनीतिक दल अपने खुद की इच्छा से ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगर वो चाहें तो क्यों हर जगह सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे आप वोट नहीं मांग सकते हैं। या जो लिली थॉमस जजमेंट आया था 2013 में कि जो भी कन्विक्टेड एमपीज है उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो इमीडिएटली, वो हुआ। लेकिन ये काम सुप्रीम कोर्ट को क्यों करना पड़ा? सही बात है। ये जब इस पर बात होती है, सुधांशु मित्तल जी, आपसे इसका हम जवाब चाहेंगे, क्योंकि अभी हमने 31 तारीख को प्रधानमंत्री जी को सुना। उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा तो बहुत हो चुकी है, आखिर कितनी चर्चा करेंगे? चर्चा तो लगातार चल ही रही है, कहीं हर जगह। अब सड़कों पर जाएं, आप लोगों को बात करते सुने, वहां भी चर्चा हो रही है। एक्टिविस्ट भी चर्चा कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को ही चर्चा की क्यों जरूरत पड़ी? अब तो एक्शन का वक्त है। कादम्बिनी जी, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि गुनाह किसी के और इल्जाम किसी पे। राजनीतिक दलों पे इल्जाम आता है, लेकिन असलियत में कुछ और आपको बताना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। जब ये सरकार नरेंद्र मोदी जी की आई तो इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि जिस व्यक्ति को भी चुनाव में, जिसके ऊपर भी कोई आपराधिक मामला है, उसके ये आपराधिक मामले जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए जाएं। ठीक है। ताकि 6 महीने 7 महीने के अंतरकाल के अंदर
उसका फैसला हो जाएगा। और अगर वो अपराधी है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, अपराधी नहीं है तो छूट जाएगा। आप जानती हैं इसको किसने मना कर दिया? उच्चतम न्यायालय ने मना कर दिया कि नहीं, आप नहीं कर सकते। जब भी प्रयत्न ये हुआ, देखिए इसमें एक प्रश्न ये आता है, एक तरफ तो कानून में यह है कि आप तब तक अपराधी नहीं है जब तक आपको सजा न मिल जाए, और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि अपराधी हो गए बिना उनकी सजा हुए। क्या कारण है कि कोर्ट में 20-20 साल तक जो है आपराधिक मामले चलते रहे? क्यों नहीं जल्दी फैसले हो सकते किसी भी व्यक्ति पे, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो? मैं तो कहता हूं खास तौर पे जब ये इस बात को आप जैसा कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, सुधांशु मित्तल जी, जब इसको कोर्ट ने, अगर आपने कहा कि कोर्ट ने मना किया तो उसकी कोई वजह दी होगी, क्योंकि हम बार बार देख रहे हैं कि यहाँ पर चीफ जस्टिस बार बार कह रहे हैं कि जजों की संख्या बहुत कम है, जो अपॉइंटमेंट्स भेजे जाते हैं, जो सजेशन भेजे जाते हैं, उस पर सरकार एक्शन नहीं ले रही है, बार बार फाइल्स वापस आ जाती हैं, वो भी एक समस्या है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में राजनीतिक लोगों के आपराधिक मामले जाएं, ये मामले तो वैसे भी कोर्ट में है ना। अगर विशेष कोर्ट में चले जाएं तो दिक्कत क्या है इसमें? अच्छा ठीक है, मतलब वहां पर भी ये सरकार की VIP मंशा है, कोर्ट होना चाहिए। गौरव, इसमें आपको जवाब देना चाह रहे हैं। जी अच्छा, गौरव। इसमें देखिए, मैं सबसे पहले ये जरूर बताना चाहूंगा कि जितने भी इलेक्टरल रिफॉर्म्स हुए हैं, हाँ, लेजिस्लेशन का काम पार्लियामेंट का होता है, और चर्चा बाहर हुई है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक ना बिल आ पाएगा और ना वो एक्ट और कानून बनेगा। जितने आप सुधार देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने अपना पूरा ड्यूटी निभाते हुए फ्रीवीज नहीं होनी चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, जयललिता के केस में कहा 2 साल से ज्यादा की सजा होगी और डिस्क्वालिफिकेशन तुरंत हो जाएगा, अपील भी चाहे फाइल हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके अलावा भी जितने भी फैसले आए इलेक्टरल रिफॉर्म्स के, ये कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही आए। मेरा सवाल जो है सुधांशु जी से ये है कि 2.5 साल, पौने 3 साल से केंद्र की सरकार है, वो बताएं कौन सा विधेयक लाए जिससे इलेक्टरल रिफॉर्म्स आए। यहां तक मुझे अगर सही याद है, और मुझे सही याद भी है कि 6 नेशनल पार्टीज हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने कहा कि आप अपनी फंडिंग का सोर्स बताइए, आरटीआई से कवर्ड है, लेकिन 6 की 6 नेशनल पार्टीज ने कहा नहीं, हम कवर्ड नहीं है, और भाजपा का भी यही स्टैंड था। तो बातें बड़ी बड़ी, और सबसे ज्यादा ये है इनके साथ कि खाता ना बही, जो मैं कहूं वो ही सही। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप बाहर टीवी शो के छोड़िए, डीमोनेटाइजेशन में हमने कहा पार्लियामेंट के अंदर चर्चा होनी चाहिए, ये लोकतंत्र का मंदिर है तो चर्चा से दूर भाग रहे थे। लाइए आप बिल, आपकी क्रेडिबिलिटी तो एस्टैब्लिश होगी, एक्सपोज होंगी पार्टी जो नहीं सपोर्ट करेगी। जवाब देने दीजिए, फिर मैं अजय कुमार के पास मैं हैरान हूं, हाँ, मैं तो बहुत हैरान हूं कि गौरव जी बात क्या कर रहे हैं। अच्छा, कोई तथ्य पे बात करे गौरव जी तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं अपनी बात रख लूं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको कहा कि 2014 में सरकार के आने के बाद यहाँ, क्योंकि विषय अपराधीकरण राजनीति के अंदर, बिल्कुल इतना बड़ा कदम था ये कि जो भी व्यक्ति चुनाव जीत के आता है उसके सारे आपराधिक मामले एक विशेष कोर्ट में चले जाएं ताकि जल्दी फैसला हो जाए और अपराधीकरण पे, राजनीति पे एक रोक लगा। जवाब दे, एक बस के ये छोटा निर्णय कहां पर लेकर आए? ये प्रस्ताव कोर्ट में गया और कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब कहा कि नहीं, जवाब नहीं दिया है। हाँ, और एक चीज उसमें और ऐड कर दूं, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग देती थी, वो तक रोक दी गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना बंद हो गए। और साथ में 2 चीजें अहम है, असेट्स एमएलएज और एमपीज के कितने हो, इसका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से होता है। क्रिमिनल आपके खिलाफ कौन सी एफआईआर है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट अमेंडमेंट के लिए आप कुछ नहीं लाए। ठीक है, अजय कुमार जी। राजनीति के अपराधीकरण या जातिवाद या किसी का पैसे के मामले में अगर हम सब लोग चर्चा करेंगे तो सभी राजनीतिक दल, हम सब लोग दोषी हैं। हम तो देखे थे, नहीं सही बात है, पहली बात है, हम तो जब एसपी थे और उसके बाद जब, आज तो वैसे आप लोग बड़ी जल्दी मान लेते हैं। नहीं एक बात, पहले तो मानना सबसे ठीक बात है। जब हम एसपी थे पटना के और जमशेदपुर, जब उसके बाद जो भी नेतागण जीतते थे, जैसे हम जब एसपी थे तो दानापुर से एक विधायक थे जिनके ऊपर जो लंबी चौड़ी आपराधिक इतिहास था। लोकसभा में जब पहुंचे थे तो जितने लोग हमने 4-5 को बंद किया था वो भी लोकसभा में पहुंच गए साथ में। तो समस्या ये, नहीं सही बात है, तो समस्या क्या है कि जब तक, देखिए सभी राजनीतिक दल को जो है इस मामले को अब समय आ गया है, यदि, और ये मैं सुधांशु जी से अनुरोध ये करूंगा कि इनके जो
नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है। इनने जो टिकट भी उन्होंने बांटे थे बीजेपी में सबसे ज्यादा, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है तो अपराधी भी ज्यादा होंगे। उसी तरह से उनके मंत्रिमंडल में भी 2-3 अपराधी जिनके ऊपर गंभीर आरोप है। ऐसे लोग हर पार्टी में नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट ले आइएगा, और फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में चर्चा करना जो है बेतुकी बात है, इसलिए कि आप देख लीजिए निर्भया वाला केस में भी फास्ट ट्रैक में ही गया था। पहले तो पार्लियामेंट के पास जो है पूरी तरह से इनके पास इतनी बड़ी बहुमत है, तो शुरुआत इनसे कर लीजिएगा। जहां तक पॉलिटिकल डोनेशंस की बात है, जैसे ईडीआर ने कहा कि 20,000 से नीचे आपको जो है किसी की जो है अकाउंट की, या आप किससे कहां से पैसा है उसके बारे में जो है आपको खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप पहले तो यहां से जो है अगर शुरू कर लेंगे कि चेक के माध्यम से, वहां से शुरू कर दीजिए। अगर वो एक वेरी प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं, एक लोकसभा चुनाव में करीब 2,000 बूथ के आसपास है, ठीक है, और एक बूथ में जो है 2,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। तो चुनाव के दिन ही आपके 2 करोड़ से आसपास के जो खर्चे हैं, लेकिन आपकी जो लिमिट सीमा है 70 लाख। चुनाव आयोग के ने मुताबिक वो सीमा अगर बढ़ाई जाए तो नहीं, हम सीमा बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। पहले तो हम लोग सभी नेतागण को तो ये बात स्पष्ट रूप से मालूम है, जब चुनाव आयोग ने इस पर चर्चा शुरू की थी, सभी राजनीतिक दल को बुलाए थे, तो किसी ने इस बात पर नहीं माना। अच्छे पार्टी भी, समस्या क्या है, क्योंकि जब तक वर्तमान में जो है सरकार के पास काफी बहुमत, बहुत बड़ी बहुमत है, इस पर बहस होकर अगर प्रधानमंत्री जी सचमुच में ईमानदार है, इतने ईमानदार, ये अगर मगर लेकिन बहुत सारी चीजें होती है। अगर इतने आप लोग इतने इस मामले में आप बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत ईमानदार हैं, तो FCRA वाला जो विदेशी जो डोनेशन जो आप लोगों को मिला, जो एक कंपनी से मिला था, उसके बाद जब सरकार ने इसको चेंज किया, जब लॉ को थोड़ा सा ट्वीक किया कि कांग्रेस को भी मिलता रहे डोनेशन और बीजेपी को भी मिलता रहे डोनेशन, तब आप लोग ने आवाज क्यों नहीं उठाई? देखिए, पहली बात यह है कि अगर कानून के तहत अगर कोई किसी को भी मौका मिलता है, उसी के आधार पर तो सब लोग, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। हमारा यही कहना है कि नहीं, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। नहीं, ठीक है, लेकिन अगर वर्तमान में अगर आप देख लीजिएगा कि जैसे कि 70 के ये सब जो राजनीति की जो अपराधीकरण जब शुरू हुई थी, ये 60-70 के दशक में जब शुरू हुई थी, जब अपराधी लोग के मदद ले रहे थे लोग, और उसके बाद आप क्रिमिनल्स ने ये सोचा था कि हम क्यों किसी को मदद करें, हम ही चुनाव लड़ लेते हैं। तो ये पूरी तरह से जो प्रक्रिया चल रहा था, हमारा ये कहने कि वर्तमान में अगर पूरी तरह से जो सोशल मीडिया के माध्यम से और जिस तरह से स्थिति बन रही है, और भी स्थिति खतरनाक हो गई है। अगर आप देख लीजिएगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह से आप नफरत फैला सकते हैं, जिस तरह से फॉल्स न्यूज़ पे आप बात टाल के, सुधांशु जी बोलना चाहते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ एक वो शेर मुझे ध्यान आता है कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। 20,000 रुपए की अभी इन्होंने बात करी, कानून किसने बनाया? इन्होंने बनाया। सारे कानून, जाकिर अली जैसे आदमी आतंकवादी है, उससे पैसे लिए। मैं बीच में बोलूं, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, थोड़ा सभ्यता दिखाएं। अजय जी थोड़ा सभ्यता दिखाएं, थोड़ी सभ्यता दिखाएं, थोड़ी सभ्यता दिखाएं। मैं अपनी बात रखूं, आप जब बोले सभ्यता के बारे में थोड़ा सभ्यता बोलिए जल्दी से। हाँ, जो जाकिर अली जैसे से पैसा कौन लेता है? इनकी पार्टी लेती है। उसके बाद ये हमें आईना दिखाने की कोशिश करें। प्रश्न ये नहीं है यहाँ ए पार्टी और बी पार्टी बीमारी है, यहाँ पे प्रश्न जो है व्यवस्था का बात कहना चाहूंगा, और व्यवस्था को सुधारने के लिए कदम चाहिए। किसी संप्रदाय के किसी ऐसे नाम लेने के चक्कर में, लेकिन कदम जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा योगदान अगर जो बीफ का निर्यात करने वाला का है तो इनकी पार्टी के पास पहुंचे। लेकिन ये बात करेंगे सबके बारे में, महान लोग हैं, थोड़ा तेजी दिखाइए, महान है, हर चर्चा में उसी तरह का बहस। और ये पूरी बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यही इसी तू मैं पर आकर अटक जाती है। देखिए, इसलिए अटक जाती है कि जो अपराधी हैं, जो लिप्त हैं ऊपर से नीचे तक गुनाह में, उन्हीं से आप पूछ रहे हैं कि साहब इसका हल बताइए। आप जो मुजरिम हैं उससे कह रहे हैं कि इसका कोई रास्ता बताओ, तो वो तो रास्ता नहीं बताएगा, वो तो दाएं बाएं शाएं करेगा, ये उन पे आरोप लगाएंगे, वो इन पे आरोप लगाएंगे, और सब जो है पतली गली से निकल जाएंगे। सच्चाई ये है, बुनियाद देखिए, 2 बुनियादें हैं इस देश में पॉलिटिकल करप्शन की। करप्शन में सारा कुछ आ जाता है, मॉनेटरी, सोशल, हर तरह का। 2 बुनियादें हैं। एक बुनियाद तो ये है, जो पैसा आता है पार्टीज के पास, वो पारदर्शी नहीं है। वो जिस तरह से आया है उसने ही ब्लैक मनी को जनरेट भी किया है, और पार्टियों को मजबूर करता है क्रिमिनल्स के ऊपर और इकोनॉमिक क्रिमिनल्स के ऊपर डिपेंड करने के लिए। और जो इस तरह के
पूंजीपति पैदा करने के लिए जो बाद में फायदा पहुंचा सके उस पार्टी को सत्ता में आने के बाद। तो नतीजा होता है कि सत्ताधारी जो है कुछ पूंजीपतियों के लिए मजबूर हो जाता है गलत काम करने के लिए। दूसरी जो बुनियाद सबसे बड़ी गड़बड़ है, जो हिंदुस्तान अपने को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहता है, लेकिन हिंदुस्तान से ज्यादा अनडेमोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक पार्टियां दुनिया में कहीं नहीं है। हमारी जो पार्टियां हैं उसके अंदर डेमोक्रेसी काम नहीं करती। बिल्कुल 5 साल में एक बार चुनाव होता है, 5 साल तक फिर पार्टी के अंदर 1 या 2 या 3 लीडर जो चाहते हैं मर्जी थोपते हैं। मेंबरशिप, माफ करें मेरे सब दोस्त हैं, बड़ी इज्जत के साथ कह रहा हूं, मैंने अंदर बाहर से देखा है, मेंबरशिप जाली होती है। मेंबरशिप की बुनियाद पे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड बनते हैं, जो दूसरे वो बनते हैं, वो जाली होते हैं। वहां जो फैसले होते हैं वो पहले से लेके थोपे जाते हैं। और बदकिस्मती है कि पारिवारिक पार्टियां हो गई, या तो एक व्यक्ति की हो गई हैं या पारिवारिक हो गई। बीजेपी बची थी तो वो भी अब एक व्यक्ति की बनती जा रही है। बाकी कांग्रेस का हाल आपको पता है, समाजवादी का पता है, बीएसपी का पता है। तो इन सब में क्या होता है कि कोई बहस नहीं हो सकती, कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता। और जब ये होता है, जब पार्टी ऑटोक्रेटिक होती है, तो फिर कोई चीज डेमोक्रेटिक हो नहीं सकती। आप डेमोक्रेसी की बात आप सिर्फ समझते हैं कि 5 साल में एक बार इलेक्शन कर लो डेमोक्रेसी हो जाएगी, नहीं होती। फैसले डेमोक्रेटिक नहीं होते। और जब ये होता है तो करप्शन आता है। करप्शन तब आता है जब आप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, परिवार का भविष्य बनाना चाहते हो। आप पार्टी को विभूति समझ लेते हो अपने परिवार की, और समझते हो कि आने वाले 50 साल के लिए मेरी वो वर्चस्व रहना चाहिए, मेरे परिवार का वर्चस्व बनाने के लिए मुझे 50 साल के लिए पैसा पैदा करना है। 5 साल के लिए नहीं करता पैदा, वो 50 साल के लिए पैसा पैदा करता है। नतीजा क्या है कि सारी गड़बड़ होती जाती है। अब इसको कैसे दूर करें? ये दूर करने का तो तरीका यही है कि इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा सोशल ग्रुप्स, सिविल ग्रुप्स मैदान में आए। जुडिशरी को आना पड़ेगा। देखिए, आप जुडिशरी के बगैर नहीं होगा। इस पर बात करेंगे क्योंकि आपने जो एक कलई खोली है, अंदर बाहर दोनों की कलई खोली है, और ये हम बात करते हैं, इस बारे में लगातार बात करते हैं, लेकिन बात घूम फिर कर वहीं आती है कि लिप सर्विस सब बोलने को सब बोलते हैं, लेकिन करने को कोई तैयार नहीं होता है। क्योंकि आज एक प्रस्ताव आ जाता है, कल एक कह देते हैं कि आप गला कैसे खुद काटेंगे। वो आप चाहते हैं कि एमपी अपना गला काट ले। चर्चा जारी रखेंगे, एक ब्रेक लेना जरूरी है, ब्रेक के बाद लौटते हैं।